रहेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कोयला, वो कोयला जिसने अपने सीने में एक आग छिपा रखी है। झारखंड के पास कोयला है और यह कोयला पूरे देश को रोशन भी करता है। पर क्या इस कोयले का बदला आज तक झारखंड को मिला है? सोचिए इस बारे में। इतिहास छोड़िए, अब कोल ब्लॉक्स का निजीकरण हो रहा है, पर इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच एक रार है। तो सवाल है कि क्या अब झारखंड को इसका हक मिलेगा या फिर झोली खाली रहेगी? इस रार पर एक रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद इस कोयले के कलह को समझने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड, जिसकी पहचान ही खान, खनिज और खनन से है। झारखंड का कोयला पूरे देश को रोशन करता है, पर एक दर्द है। कोयला हमारा, जमीन हमारी, पर झारखंड वासियों को आज तक क्या मिला? सिर्फ सीने में आग। आर्थिक मोर्चे पर इस कोयले का जो हक हमें मिलना था, असल में वो मिला ही नहीं। हम हमेशा से सिर्फ ठगे गए। पौने पौने दामों में सीधा सीधी प्रधानमंत्री जी के जो पूंजीपति मित्र लोग हैं, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, इस तरह के लोगों को सीधा औने पौने दाम पे ऑक्शन करके दे दिया जाएगा। दूसरा, हम लोगों का जो आपत्ति है, कोल ब्लॉक से बड़ी संख्या में विस्थापन होती है रोजगार की तुलना में। आज तक का विस्थापन उससे का यदि आकलन हम लोग कर लें तो इसमें डराने वाली स्थिति हो जाती है। बीजेपी लैंड ओनर को, जमीन मालिकों को कीड़ा समझता है, वो लोग आदमी नहीं समझता है। आपका चीज़ है मिनरल्स, लेकिन ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट की है। आप बिना पूछे भीतरे घुसना चाहिएगा तो ये गलत है। स्ट्रक्चर रहेगा, संघीय ढांचा रहेगा, केंद्र सरकार रहेगी, राज्य सरकार रहेगी। कोल केंद्र सरकार के जी में आता है, यूनियन लिस्ट में है, लेकिन ज़मीन जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो ज़मीन लेगी कोल ब्लॉक में, ठीक है, कोल बेरिंग एक्ट उसमें है, सरकार का हो जाता है, लेकिन फिर भी जो तैयारियां होगी, जो ज़रूरत होगी, मदद राज्य सरकार करेगी। तो राज्य सरकार से सलाह मशविरा करना चाहिए। खैर, वो इतिहास था। आज चर्चा कोल ब्लॉक के निजीकरण पर हो रही। 18 जून को 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना की शुरुआत हुई, पर झारखंड सरकार इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में है। राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बीजेपी मीडिया के सामने आई। तो ये लोगों को ये तकलीफ है, तो ये लोग तो समझता है कि भाई ये तो नैसर्गिक जो प्रॉपर्टी है ये अपनी, हम जैसा चाहे वैसा इसको बांटे लूटे। लेकिन अब तो देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके रहते तो देश की संपत्ति का कोई लूट नहीं सकता है। भले ही बीजेपी का अपना पक्ष, पर एक दर्द तो है जो हर झारखंड वासी के दिल में है। दर्द यह है कि हमारे कोयले पर फैसला लिए जाने से पहले कम से कम हमसे जिक्र तो करना। अब वो झारखंड वासी खुद मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आजसू सुप्रीमो हो सकते हैं, या एक आम आदमी भी हो सकता है। मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, तो इस दिशा में आगे कैसे बढ़ी जाए, ये बहुत बड़ा विषय था।
और इस विषय पे मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है। हम प्राइवेट लिमिटेड ई में हम लोग चले गए हैं। विश्व को जिस तरह गति देने के लिए पहले तो संस्थाएं होती थी गवर्नमेंट की, जैसे मान लो माइनिंग में कोल इंडिया संस्था हुआ करता था जो सप्लाई करता था सीधे पावर प्लांट को। ये कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी आई, मूल्यांकन करना होगा कोल इंडिया। इसी केंद्र कहता है कॉमर्शियल माइनिंग से 2,80,000 रोजगार के अवसर बने और राज्यों को सालाना 20,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा। इससे देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला कदम बताया गया। पर सवाल है कि क्या जिस राज्य के पेट को चीर कर ये कोयला निकलेगा, उस पर कोई फैसला लेने से पहले उस राज्य को आपको भरोसे में लेने की जरूरत नहीं थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि कोयले का प्राइवेटाइजेशन, जो कोल ब्लॉक्स है उनका प्राइवेटाइजेशन होता है। शुरुआत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका विरोध नहीं करते हैं, अभी भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो इसमें राज्य सरकार को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि भाई इसे इतनी हड़बड़ी में क्यों किया जा रहा है। इसे लेकर के राज्य सरकार जो है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनसे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सरयू राय जी के पास चलते हैं। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, निर्दलीय, उनका रुख करते हैं। सरयू जी, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखने की कोशिश करें, कोल का निजीकरण, सबसे पहले कोल ब्लॉक्स का निजीकरण, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, हमारे यहाँ माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है। इस एक्ट के तहत 2003 में ही पॉलिसी बदली थी और निजी क्षेत्रों को इसमें आने का मौका मिला था। उसके बाद धीरे धीरे उसके जो अवगुण सामने आने लगे, शाह कमीशन बना, शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया खास करके आयरन और खदान के बारे में। उसके बाद भारत की सरकार ने MMDR एक्ट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया कि 2 तरह की खदानें होती हैं। एक खदान ऐसा है जिन खदान मालिकों का अपना उद्योग है, जैसे टाटा स्टील की कोई खदान है, सेल की कोई खदान है, उसका अपना उद्योग भी है। ये कैप्टिव माइंस हैं। उन्होंने तय किया कि कैप्टिव माइंस जो हैं, उन कैप्टिव माइंस का लीज हम 2030 तक रखेंगे, उसके बाद इसको हम दे देंगे ऑक्शन में। और जो कैप्टिव नहीं है, जो ट्रेडिंग माइंस हैं, जिनके लोग खनिज करते हैं, खनन का व्यापार करते हैं खनिजों का, उनको 2020 के मार्च में ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म हो गए। इसके बाद आपका 2G स्कैम हुआ था, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आम जनता की अमानत हैं और उसका जो अधिकतम फ़ायदा आम लोगों को मिलना चाहिए। तब बात आई उस समय स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने की। इस बीच में 2-3 और मुकदमे हुए। गोवा फाउंडेशन ने मुकदमा किया, फिर उड़ीसा में कॉमन कॉलेज है, उन्होंने मुकदमा किया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए कि हम किस तरह से अपने खनिज क्षेत्रों का, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका प्रबंधन करें। 2015 में संशोधन हुआ कैप्टिव नॉन कैप्टिव के लिए। अब 2020 में एक और संशोधन किया पॉलिसी मैटर में भारत की सरकार ने कि हम कमर्शियल माइनिंग कराएंगे साहब। हमारे यहाँ जो कोयला का खनन हो रहा है बहुत महंगा हो रहा है, अक्षमता है हमारी जो कोल कंपनियाँ हैं उनकी, और बाहर से ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से जो कोयला लाते हैं वो कोयला सस्ता पड़ रहा है और अक्षमता मुख्य कारण है हमारे यहाँ कोयला के महंगा होने का। इन्होंने तय किया हम कई कोल ब्लॉक को हम ऑक्शन करेंगे। अब जो प्रक्रिया 2003 से चल रही है उसमें किसी ने इसका विरोध नहीं किया। कई संगठन है, भारतीय मजदूर संघ है, स्वदेशी जागरण मंच है, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण इस हद तक नहीं होना चाहिए कि 100% विदेशी निवेश भी इसमें आ जाए। अब इसके तहत जो कोई कोयला का खनन करेगा वो बेचने के लिए स्वतंत्र है, मार्केट बाजार वो खोजेगा, देश में विदेश में कहीं भी ले जाएगा, बेचेगा। मगर विदेश में कोयला तभी बेच सकेगा जब विदेशों में जो मूल्य है उस मूल्य के आधार से कम्पिटिटिव प्राइस हो। अब इसी के तहत भारत की सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले देश में 41 खजानों का ऑक्शन करने के लिए टेंडर निकाला है। उसमें से 20-21 खदानें झारखंड की हैं। अब यहाँ की सरकार ने कोई नीतिगत पहलू पर विरोध नहीं किया है भारत की सरकार का, मगर उन्होंने कहा है कि आप जब ऑक्शन करेंगे तो इसमें हमारे राज्य का और राज्य की जनता के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अब संघीय ढांचा हमारे यहाँ है, फेडरल सिस्टम है गवर्नेंस का, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को बात करना चाहिए था।
जमीन राज्य के खाते में है। 3 लिस्ट होता है संविधान में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कंकरेंट में दोनों ही बना सकते हैं। तो साहब जमीन हमारे यहाँ जब तक राज्यों की राय नहीं होगी तब तक इसमें बहुत सुधार नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा 2013 में हमारे लैंड लॉ में परिवर्तन हुआ और उसमें कहा गया कि जिसकी हम ज़मीन लेंगे उसको बाजार दर से 4 गुना अधिक मुआवजा देंगे। उस निर्णय को बदलने की कोशिश 2015-16 में हुई, मगर देश भर से इतनी खिलाफ में आवाज़ें उठी कि भारत सरकार ने अपना पैर पीछे कर लिया। तो आज मुझे जब जानकारी मिली कि झारखंड की सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है, मुझे अच्छा लगा। और मैं आज यही चाहता हूँ कि जो लड़ाई है ये झारखंड सरकार बनाम भारत सरकार ना हो, ये यूपीए एनडीए की लड़ाई ना हो, ये जेएमएम भाजपा की लड़ाई ना हो, ये झारखंड की जनता और दोनों सरकारों की लड़ाई हो। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि कई बिंदुओं को हेमंत सोरेन की सरकार ने उठाया है जो वाजिब बिंदु हैं कि साहब जो रेवेन्यू पैदा होगा, राजस्व पैदा होगा, उसको हम शेयर कैसे करेंगे, और इस शेयरिंग का फार्मूला जो पहले से चला रहा है वो झारखंड के हित में है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके अलावे पर्यावरण के संरक्षण की बात क्या होगी, क्योंकि इसके पहले गो एरिया नो गो एरिया के रूप में डिफाइन होता था कि नो गो एरिया में किसी भी हालत में हम तत्काल माइनिंग नहीं करेंगे। इसमें तो आप नो गो एरिया में भी जा सकते हैं, पर्यावरण को नुकसान होगा, उसको हम किस तरह से निपटेंगे। हमारे ज़मीन के कानून हैं, ये जो अधिग्रहण होगा इसके लिए। सरयू जी इसमें तकनीकी पक्ष थोड़ा इसमें हम समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप शुरुआत से देख रहे हैं झारखंड को। अब हम अगर इतिहास में जाते हैं तो क्या इसको इस तरीके से समझा जाए कि क्या झारखंड को, चूंकि जो कोयला बाहर जाता है बाकी के राज्यों में उसमें मैक्सिमम कोयला तो झारखंड का ही होता है, तो क्या झारखंड को इतिहास में उसका हक मिला? अगर नहीं मिला तो अब यह कहा जा रहा है कि भाई आत्मनिर्भर भारत जो बनेगा तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई इसके निजीकरण से लगभग 2,80,000 रोजगार जनरेट होंगे और सालाना इन 22 खदानों का जो निजीकरण होगा तो झारखंड सरकार को 3,000 करोड़ रुपए लगभग इसके आसपास जो है सालाना मिलेंगे। तो ये झारखंड सरकार के पास आएंगे इस तरीके से पैसे, तो ये कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार को इससे फायदा होगा। तो किस तरीके से इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के पक्ष को भी एक बार देखना जरूरी हो जाता है। आपने जो कहा ये बातें सही है, अगर ये अनुमान कागजी है, अगर हम देश अब इस राज्य के कोने कोने को साल भर में खुदवा दें तो एक ही बार हमको कई हजार करोड़ मिल जाएंगे। सवाल ये कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, यहीं पर सस्टेनेबल माइनिंग की बात आती है। हम खनन करें और खनन सस्टेनेबल हो, यानी जितनी ज़रूरत हमारे राज्य को है, जितनी ज़रूरत हमारे देश को है, उसके हिसाब से हम प्रकृति के संसाधनों का खनन करें, दोहन करें। अब देश दुनिया भर के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम खनन करने लगेंगे और कहें कि झारखंड को 3,000 करोड़ मिलेगा, तो झारखंड को 3,000 करोड़ मिलेगा तो कितने साल तक मिलेगा? कोयला हमारे यहाँ अनंत तो नहीं है, खत्म हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा। अब सवाल है कि झारखंड को जो 3,000 करोड़ मिलेगा वो 3,000 ही होना चाहिए कि 6,000 करोड़ होना चाहिए कि 10,000 करोड़ होना चाहिए? ये जो रेवेन्यू शेयरिंग का फार्मूला है इस पर तो बात होनी चाहिए, राज्य के साथ बात होनी चाहिए। अब राज्य के साथ बात नहीं हुई तो राज्य के साथ सुप्रीम कोर्ट गई है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपसे बात करेंगे। आप भी ये बात मानते हैं कि जो डायलॉग होना चाहिए राज्य सरकार के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, वो डायलॉग मिसिंग है? डायलॉग मिसिंग है। भारत सरकार को अधिकार है कि किसी विषय पर केंद्र राज्यों के अधिकारों का हनन करके भी कानून बना सकती है, और जो सामान्य परिस्थिति है इसमें राज्य के जो विषय हैं उन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए पूरी तरह से चर्चा करनी बिल्कुल बिल्कुल सरयू जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहें और एक बार हम बाकी मेहमानों का एक बार रुक कर लेता हूं, उनसे भी इसका तकनीकी पक्ष हम समझने की कोशिश करते हैं। विनोद पांडे साहब हमारे साथ जेएमएम से जुड़े हुए हैं, एक बार विनोद पांडे साहब के पास हम चलते हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपका रुख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी पार्टी ने यह भी कहा है अगर मुख्यमंत्री के बयान को छोड़ दे तो कि भाई जो झारखंड का हक है उसके लिए हम सड़क पर भी आने को तैयार हैं। सरयू राय भी मान रहे कि एक डायलॉग होना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कि भाई जाहिर सी बात है कोयला भले केंद्र सरकार अगर अपना हक है, कोयला केंद्र सरकार का हक है, लेकिन ये जमीन तो हमारी। और अभी स्टीफन दा को भी हम सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि झारखंड से निकलेगा सोना और झारखंड के लोग भीख मांगेंगे। ये किस तरीके का भाई नियम और फॉर्मूला है?
नहीं, देखिए अभिषेक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जल जंगल जमीन की रक्षा और विस्थापन और पलायन को रोकने के लिए हुआ। और हम लोग लगातार शुरू से आंदोलन, जब से अलग राज्य का प्रारंभ हुआ उस समय से लगातार हम लोग ये आवाज उठाते रहे कि यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सी ऐसी कंपनियां खुली, कोयला खदानें खुले, काफी संख्या में लोग विस्थापित हुए, काफी संख्या में लोगों का यहाँ से पलायन हुआ। और आज जिनकी जमीन थी, जो जमीन के मालिक थे, आज वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के बाद जनता के साथ साथ जनता इतना समझना चाहेगी कि विरोध इस निजीकरण का है या फिर जो डायलॉग मिसिंग है, जिसकी बात अभी हम सरयू राय के साथ हो रही थी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो डायलॉग मिसिंग है, एक हड़बड़ी जो दिखाई है केंद्र सरकार ने, विरोध उसका है। निजीकरण का विरोध है या विरोध इस चीज का? पहले इस चीज को आप थोड़ा क्लियर कर दें। नहीं, ये स्वाभाविक है कि निजीकरण के साथ साथ हम अपने हक अधिकार का भी बात कर रहे हैं। सरकार नहीं, अभिषेक जी, थोड़ा बात सुनने में दिक्कत हुआ, आपका सवाल मैं ठीक से नहीं सुन पाया, फिर भी मैं बता देता हूं कि केंद्र सरकार ने इस संक्रमण काल में जिस तरह से हड़बड़ी में ये फैसले लिए, इन फैसलों के पीछे उनकी मंशा क्या है ये केंद्र सरकार बताएगी। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि इस पर हमारी राय भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जमीन हमारा है। हमको मालूम है कि इस राज्य में किस तरह से लोगों को उनका हक अधिकार चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने एक तरफा फैसला लिया और सीधे इसका जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने अपनाने यही है ना कि निजीकरण का विरोध नहीं है। विनोद जी, मेरा सवाल यही है, मतलब आपका यही कहना है ना कि निजीकरण का विरोध नहीं है, ये जो डायलॉग मिसिंग है, इस डायलॉग का विरोध हो रहा है कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय होना चाहिए, तब इतना बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। नहीं, अभिषेक जी, आपको मालूम, आपको पता होना चाहिए कि निजीकरण के खिलाफ लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आवाज बुलंद किया है। मैं वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, इसको गलत मत लीजिए कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि ये विरोध है किस चीज का। नहीं, विरोध तो स्पष्ट रूप से है कि निजीकरण का करने का जो फैसला केंद्र सरकार का है उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है अभिषेक जी। नहीं, आप बोले, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। बोले, सवाल आप कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरह से ये फैसला लिया है कोल खदानों के निजीकरण का, और उसने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। राज्य सरकार के तरफ से इसका उन्हें पत्र भी लिखा गया और उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। और जब केंद्र सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया तो राज्य सरकार के पास एकमात्र रास्ता था कि वो कोर्ट से अपनी गुहार लगाए और कोर्ट का जो फैसला हो फिर उस पर आगे बढ़े। चलिए, बिल्कुल। लेकिन आपका जो सवाल था निजीकरण का और केंद्र सरकार के फैसले का, हम निजीकरण के भी खिलाफ हैं और केंद्र सरकार का जो फैसला है हम उसके खिलाफ भी हैं। आप दोनों के खिलाफ जो प्रक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा अपनाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि केंद्र सरकार का वही हाल है जो एक परिवार में एक नालायक बेटे का होता है कि बाप दादा की अर्जित संपत्ति को वो बेच करके और अपना पीठ थपथपाता है। ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार आज ये काम करने जा रही है और न किसी से राय मशविरा लिया, न उसके आने वाले दिनों में क्या परिणाम होंगे उसका आकलन हुआ। तो इसलिए स्पष्ट है कि इसका विरोध होगा, वो सरकार भी करेगी, पार्टी भी करेगी और हमारा जो यूनियन है झारखंड कोरोरी मजदूर यूनियन, वो भी इसका विरोध कर रहा है। चलिए, तो बिल्कुल आप यूनियन की बात कर रहे हैं, हम सीधा वहीं रुक करते हैं। धनबाद में अभिषेक के साथ कई मजदूर नेता भी हैं और विधायक राज सिन्हा भी हैं। एक बार धनबाद अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक,
तमाम पक्ष हमने सुन लिए। सबसे पहले मजदूर नेता जो आपके साथ हैं उनका पक्ष जानना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जमीन पर रहकर काम करने वाले यही लोग हैं। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका विरोध जो है, चूंकि अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में है, और एक जो डायलॉग की कमी, अभी जिस तरीके से सरयू राय जी से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि एक परस्पर डायलॉग तो देखिए होना ही चाहिए, क्योंकि जमीन तो हमारी है और इतिहास भी है कि भाई झारखंड को उसका हक तो मिला नहीं है, ये तो इतिहास कहता है। तो क्या अब आगे ये हक मिलेगा? उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। ये बात सही है अभिषेक की। देखिए अभिषेक, सियासतदानों का आरोप प्रत्यारोप करना उनकी अपनी पार्टीगत नीति है और करना भी चाहिए, उनका हक है। लेकिन पार्टियों से इतर जिसका ये मामला है वो है मजदूर और मजदूर नेता, जिनको ये अस्तित्व को लेकर ये सवाल उठ रहा है और इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं और 2 तारीख से वो हड़ताल पे जाने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले उनसे हम बात कराते हैं आपको अभिषेक। और इसमें इस वक्त में हमारे पास 5 मेहमान हैं जो ट्रेड यूनियन से, कोयला ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, साथ में विधायक भी हैं। तो चलिए हम आपको मेहमानों से पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो परिचय मैं आपको कराऊं कि सीटू से हैं ये मानस कुमार चटर्जी जी, जो सबसे पहले बैठे हुए हैं दाहिनी तरफ, और उनके बगल में ठीक बैठे हुए हैं बीएमएस के केपी गुप्ता जी हैं, सामने तस्वीरें देखिए। और इसके बाद ठीक उनके बगल में बैठे हुए हैं ये एके झा जी हैं, इंटक से बड़े यहाँ पे पुराने जो है नेता है। और बीच में जो है जाना पहचाना चर्चित चेहरा धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा जी हैं। और ठीक उनके बगल में जो है देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष जी हैं, ये एचएमएस से हैं, जनता मजदूर संघ यहाँ नाम से जाना जाता है, और एचएमएस केंद्रीय तौर पे ट्रेड यूनियन है। ये बड़े चेहरे हैं धनबाद के ट्रेड यूनियन के। दरअसल इनसे हम बात आपको कराएं, उनसे शुरू कराते हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त में ट्रेड यूनियन पूरी तरह से सरकार के, खासतौर पे केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में उतर गया है और ये आर पार की लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई की वजह भी है, कारण भी है, और मजेदार बात यह है कि इस लड़ाई में सिर्फ ट्रेड यूनियन में वही लोग नहीं हैं जो विरोधी, मतलब कांग्रेस से आते हैं या वामपंथी हैं, मतलब इसमें बीएमएस भी है, वो भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन भारतीय मजदूर संघ, उसके भी प्रतिनिधि केपी गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं। तो एक एक करके सबकी प्रतिक्रिया मैं लेता हूं। सबसे पहले शुरू करता हूं चटर्जी जी से। जी, विरोध की वजह क्या है? देखिए, विरोध का वजह यह है कि हम लोग चाहते हैं कि इस देश का कोयला उद्योग पब्लिक सेक्टर में जैसे था वैसे ही रहे। हम कोयला उद्योग को किसी हालात में निजी मालिकों के हाथ में नहीं देना चाहते हैं, नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि इससे मजदूरों का भरपूर शोषण होगा, अनसाइंटिफिक माइनिंग होगा, पूरे इलाका में गुंडागर्दी मार काट भी इसके साथ साथ बढ़ेगा, मतलब निजीकरण होने से। इसलिए हम लोग निजीकरण का, कमर्शियल माइनिंग का, कि निजी कंपनी कैसे आए और अभिषेक कोयला जी, उठा के कोयला इस सवाल का जवाब लीजिए। कैसे कर रहे हैं वो जो कह रहे हैं गुंडागर्दी मारकाट, कैसे जी, मैंने कैसे हो जाएगा ये सवाल है, गुंडागर्दी क्यों हो जाएगी? हो जाएगी इसलिए कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जहां भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टराइजेशन बढ़ा है, आउटसोर्सिंग जो बढ़ा है, उसी में लोग रोजगार के लिए मार्ग कर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग बढ़ा है, और वाकई है। इसमें इनकी बात से आप इत्तेफाक रखना पड़ेगा, क्योंकि धनबाद में 70% आउटसोर्सिंग बढ़ी है बीसीसीएल में। एक सवाल जो बीएमएस से हैं केपी गुप्ता जी, उनसे पूछते हैं, सरकारी पार्टी से समर्थित आप हैं, उसके बावजूद भी विरोध कर रहे हैं, ये बड़ी बात हो गई है। नहीं अभिषेक जी, ऐसा है, हम लोग ये नहीं मानते कि सरकारी पार्टी है। सरकार जो भी रहेगा, मैं भी चर्चा आपसे कर रहा था, सरकार जो भी रहेगा वो सरकार हमारी होती है। मजदूरों के हक में जो सरकार काम करेगा, भारतीय मजदूर उसके पक्ष में खड़ा रहती है, और मजदूरों के जो विरोध में काम करेगा उसका डंका भी बजाने से भारतीय मजदूर संघ पीछे नहीं हटता। तो पिछले साल भी आप लोग कई बार हड़ताल गए, इस बार भी आप लोग साथ साथ हड़ताल जा रहे हैं संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, तो अब हड़ताल होके रहेगा लगता है? ऐसा है कि ये अभिषेक जी बड़ा स्पष्ट है कि ये जो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो निर्णय होते आए हैं, जैसे श्रमिक कानून में परिवर्तन की बातें आई, जिसको 4 श्रमिक कानून में परिवर्तन कर दिया गया। जब भी श्रमिक कानून बने, श्रमिक कानून बनने के पीछे कारण ये रहा कि मजदूरों के ऊपर जो शोषण हुए या जो अनुभव समाज किया, सरकार किया, मजदूर संगठन के लोग किए, और उसके बाद में डीजीएमएस इसमें सामने आई, और काफ़ी प्रक्रियाओं के बाद में एक श्रम कानून बनते हैं ताकि मजदूरों के ऊपर शोषण होना बंद हो। लेकिन एक बैक भारत सरकार के द्वारा एक निर्णय ले लेना कि श्रमिक कानून में परिवर्तन कर दो, तो लग रहा है कि निर्णय थोपा जा रहा है, आप लोग को कोई राय नहीं ली जा रही?
पूरी तरह से श्रमिकों के शोषण करने की पद्धति सामने आ रही है। उसके पीछे कई कारण हैं। कारण ये है पहला कि नेशनलाइजेशन से पहले अब जाएं। नेशनलाइजेशन जब हुआ था इसलिए हुआ था कि श्रमिकों के ऊपर, क्योंकि उस समय मालिकों के द्वारा खदानें चलते थे और उसके ऊपर काफी शोषण हो रहे थे, तब नेशनलाइजेशन। आपके पास हम वापस आएंगे, इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे, सभी प्रतिक्रियाएं हम लेंगे। हमारे साथ महाधिवक्ता राजीव जी भी जुड़े हुए हैं, विनोद पांडे साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ बने रहिए। हम आप लोगों से भी प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन प्रतिक्रियाओं के दौर को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कई और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मेहमानों से आपका परिचय करवा लेते हैं। धनबाद से अभिषेक मौजूद हैं, उनके साथ विधायक राज सिन्हा और कई मजदूर नेता मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ अभी राजेश ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड के, और हमारे साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, और साथ में विनोद पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अगला सवाल महाधिवक्ता के पास मैं जाना चाहूंगा और तकनीकी पक्ष को समझने की कोशिश करूंगा। तकनीकी पक्ष को समझने की कोशिश इस तरीके से कि सर, झारखंड सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई है, तो जब मैंने वो कॉपी देखी तो उस कॉपी में सबसे पहले तो पर्यावरण को लेकर के एक सवाल था कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी सरयू राय के साथ बात हो रही थी हमारी, वो भी यही कह रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें कहां आता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो सामने आ रही है, वो सामने ये आ रही है, सवाल ये उठ रहा राज्य सरकार की तरफ से कि भाई जमीन तो हमारी ये शेड्यूल्ड जमीन है, तो उसको लेकर के केंद्र के पास क्या प्लान है। एक डायलॉग तो होना चाहिए, हम लोगों को जानकारी तो दी नहीं गई। तो इसके तकनीकी पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए तो उसमें आपने क्या रखा है? सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राजीव जी, शायद राजीव जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। खैर, एक बार हम चलेंगे। राजेश ठाकुर साहब भी हमारे साथ हैं, राजेश ठाकुर साहब से भी बात करेंगे, विनोद पांडे साहब से भी बात करेंगे और धनबाद भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, हम धनबाद में अभिषेक से चर्चा करते हैं। अभिषेक, राज सिन्हा साहब आपके पास हैं, आपके साथ मौजूद हैं, उनसे एक सवाल लीजिए। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जमीन तो झारखंड की है, कोयला भले केंद्र अगर समझता है कि कोयला उसका है, संवैधानिक अधिकार है उसका, ठीक है, लेकिन इस जमीन पर जब उससे कोयला निकालना है तो क्या राज्य सरकार के साथ एक डायलॉग स्थापित करने की, राज्य सरकार को भरोसे में लेने की जरूरत नहीं समझी केंद्र ने? जी बिल्कुल आपके सवाल मैं विधायक राज सिन्हा से पूछ रहा हूं। देखिए विधायक जी, ये एक डायलॉग की जरूरत थी राज्य सरकार से बात करने का, केंद्र सरकार को। अगर इतना बड़ा फैसला हो रहा है, आखिर ये नहीं लग रहा है कि बीच में कोई एक कम्युनिकेशन गैप हुआ है? देखिए, अब यह तो हम नहीं बता सकते कम्युनिकेशन गैप है या क्या है उसका कारण, लेकिन मेरे मन में जहाँ तक ये बात आ रही है कि इससे कोई राज्य सरकार को घाटा नहीं होने वाला है। यह जहाँ तक जो आंकड़े हैं या जो मुझे जानकारी मिली, 20,000 करोड़ रुपए के जो राजस्व है वह राज्यों को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, ये बहुत चुनौती भरा समय है, खास करके आर्थिक मुद्दे पे, आर्थिक फ्रंट पे हमारा जो ये कोविड-19 के चलते हम काफ़ी संकट से गुजर रहे हैं। हमारी सरकार, झारखंड सरकार, प्रवासी मजदूरों को काफ़ी लाई। मैंने धन्यवाद भी दिया था जब वो बीआरओ से एमओयू किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ऐसे समय में लगभग 3.25 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी इससे तो यही है कि कोयला जब हमारा है, हमारी मिट्टी में, हमारी जमीन पर अगर किसी को कुल ब्लॉक दिया जा रहा है तो एक बार राज्य सरकार से बात कर लेने में क्या चला जाता? नहीं, राज्य सरकार से बिल्कुल, राज्य सरकार को तो इससे फायदा होने वाला है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेंगे। नहीं, सवाल फायदा नुकसान का तो है ही नहीं। अभिषेक जी, सवाल फायदा नुकसान का तो है ही नहीं। उनसे सीधा सवाल लीजिए कि डायलॉग स्थापित करने में क्या दिक्कत थी? यहाँ वार्ता करने में क्या जा रहा था? निर्भरता की ओर ही हम बढ़ा रहे हैं। इससे आप देखिए, इससे
स्टील सेक्टर को फायदा होगा, इससे सीमेंट सेक्टर के उद्योगों को हुजूर, फायदा होगा, फायदा नुकसान की तो इससे मैं बात ही नए नहीं नए कर रहा। रोजगार फायदा नुकसान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। चलिए देखिए अभिषेक, ये बात सही है। देखिए अब केंद्र सरकार का फैसला और प्रधानमंत्री के फैसले को भला विधायक कैसे विरोध कर सकते हैं? सीधा समझने वाली बात है अभिषेक। ये तो विरोध कर ही नहीं सकते। यही बात इंटक वाले नेता झांकी से बात कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर नहीं अभिषेक मैं उनके पास भी आऊंगा, एक बार राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि ये सारी बातें सुन रहे हैं। अभी बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुना रहे थे दर्शकों को। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि भाई इतिहास याद दिला रहे हैं कि वो समय याद कीजिए जब कोयला मंत्रालय कांग्रेस सरकार के पास था, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और कोयला मंत्री का उन्होंने नाम नहीं लिया। सब लोग समझ रहे हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे और कोयले का घोटाले पर घोटाले हो रहे थे। और उनका कहना है कि चूंकि अब ये घोटाले का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए राज्य सरकार को छटपटाहट हो रही है। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार राजेश जी का प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, जब कभी डाइवोर्स होता है और जब वो बाद में पारिवारिक दबाव में कुछ समझौता हो जाता है, तो उस टाइम जो है वो बहू बहुत ज़्यादा कामगार और ज़्यादा कारगर लगने लगती है। ठीक वही स्थिति आदरणीय बाबूलाल जी की है। बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं। वो जिस तरह से लगातार ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे साथ रह करके वो कैसी बातें करते थे उस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। वो विस्थापन को लेकर के यहाँ के जितने आसपास के इलाके हैं उनमें विस्थापन को लेकर के लगातार आंदोलन चलाते रहे हैं और जितने आंदोलनकारी हैं मैं समझता हूं उनके टच में हैं और हम लोगों का विरोध करते रहे हैं। ये सही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस जब भी कोई काम करती थी तो राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके करती थी। कोविड-19 का दौर चला, इसमें प्रधानमंत्री जी ने सीधे जो है एक तानाशाह प्रधानमंत्री की तरह सीधा लॉकडाउन लागू कर दिया। जब स्थितियां बिगड़ने लगी, जब लोग सड़कों पर पैदल चलने लगे, सड़क खून से सनने लगे और जब लगा कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदतर होती जा रही है और आर्थिक संकट से देश की चपेट में आ गया है, तब उन्होंने एक काम किया कि तब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से डायलॉग करना शुरू किए। तो आदत में सुधार होनी चाहिए। हमारा किसी से कोई एतराज नहीं। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट वो ठीक कह रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हमारे समय में भी हो रहा था, लेकिन आप तो 50% डिसइन्वेस्टमेंट के विरोधी हुआ करते थे। आपके कब से 100% के हो गए? 100% कर और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंदिरा जी ने सभी जो इस तरह के ये थे उनका राष्ट्रीयकरण किया और जो सीसीएल वगैरह जो आपको दिखाई देता है उसका इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था। आप उस बात को क्यों भूल जाते हैं? और आप कब तक कांग्रेस को कोस कोस के अपना काम चलाते रहेंगे? अरे अपने बारे में ही बताइए कि 6 साल में आपने ऐसा क्या किया कि आपको तमाम जो सरकारी कंपनियां थी और सरकारी उसको बेचने की जरूरत पड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुन रहा था तो उसमें एक सवाल तो बनता है जो कि आपसे आज पूछना बनता है। जी बिल्कुल। उनका ये कहना था कि भाई इतिहास आप देख लीजिए, इतिहास में झारखंड के साथ हमेशा जो कोयला यहाँ के गर्भ से निकाला गया है, क्या उसका हक दिया गया है? आपको क्या लगता है इतिहास? नहीं, इतिहास में तो ये भी है कि मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं हक लेने का काम किया? और अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही थी तो आप कहां थे? आज आदरणीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने बताने का काम किया है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार से पूछ के काम करना होगा और आप नहीं करेंगे तो हम नहीं चलने देंगे। ये यानी इस बात से तो आप सहमत हैं कि इतिहास में झारखंड के साथ थोड़ी सी अनदेखी तो हुई है? नहीं, ओहो, ये अनदेखी तब तक होती रहेगी जब तक यहाँ के मुख्यमंत्री चाकरी करते रहेंगे। चाकरी करने की किसी की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ के यानी केंद्र में जब आपकी सरकार थी तो यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय भी चाकरी तो किया नहीं, अरे कहाँ, जब से 2000 के बाद से इन लोगों को जब मौका मिला तो आपने राज्य की बेहतरी के लिए क्या किया? आपने केंद्र सरकार से क्या मांगी? आप सुप्रीम कोर्ट गए? आप क्यों नहीं गए? और हम 50% इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको तकलीफ होती थी, आज 100% आपने कैसे कर दिया? आप एक तरफ 100% इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे तरफ आप कहते हैं चाइना का बहिष्कार करो। अरे ये सब करके कितना दिन बेवकूफ बनाइएगा? जनता अब जान चुकी है। चलिए विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं अभिषेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी राज सिन्हा जी की बातों को मैं सुन रहा था। अभिषेक जी उनसे सवाल कर रहे थे, उनसे एक छोटा सा मेरा सवाल है। वो बीसीसीएल क्षेत्र में रहते हैं और उस क्षेत्र में काफी मजदूर नेता भी हैं, तो उनका भी जो दर्द है, उनका भी जो सवाल है वो राज सिन्हा जी सुन रहे होंगे।
क्या वो ये बताना चाहेंगे कि बीसीसीएल अगर निजीकरण किए में चला जाए तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दूसरी बात कि मैंने अभी पहले भी कहा था जब आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था कि केंद्र सरकार ठीक वही भूमिका में है जो एक घर में एक नालायक बेटे की होती है। वो नालायक बेटा अपने बाप दादा की अर्जित संपत्ति को बेचता है और उसकी वाहवाही लूटने का काम करता है। इस संक्रमण काल में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो इस राज्य और देशवासियों के बिल्कुल उनके सोच के विपरीत था। श्रम कानून में संशोधन किया केंद्र सरकार ने, उसका विरोध हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर किसी भी तरह का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। दूसरी तरफ कोयला खदानों के निजीकरण के दिशा में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उसका भी देश भर के श्रमिक यूनियनों ने उसका विरोध किया। दूसरी तरफ श्रमिक सड़कों पर आ रहे थे, श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं और आप निजीकरण की बात कर रहे हैं। तीसरी बात कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां 49% एफडीआई है। सेना में उन्होंने 74% एफडीआई को बढ़ावा दिया, एफडीआई करने का फैसला ले लिया। उसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 100% डिसइन्वेस्टमेंट की बात और वो फैसला केंद्र सरकार का लिया गया। तो इस संक्रमण काल में जो फैसले केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए, क्या इससे ऐसा नहीं महसूस होता है कि केंद्र सरकार लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है? चलिए और आप मेरा हक अधिकार छीन ले थोड़ा हम आवाज भी बुलंद नहीं करें। अभिषेक के साथ काफी मेहमान है, सबसे अभी तक बात नहीं हो पाई। अभिषेक आपके पास हम आ रहे हैं, एक बार सबसे पहली प्रतिक्रिया राज सिन्हा से ही लेंगे, उसके बाद आपके साथ जो मजदूर नेता उनकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे कम शब्दों में प्रतिक्रिया जरूर लेते रहेंगे। सबसे पहले राज सिन्हा के पास चलते हैं, क्योंकि विनोद पांडे केंद्र सरकार को वो नालायक बेटा बता रहे हैं। अब राज सिन्हा की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी आप अपनी सवाल एक बार दोहराएं अभिषेक, विनोद जी से बात हो रही थी, राजेश जी से बात हो रही थी। राजेश जी का यही सवाल है कि भाई कब तक कांग्रेस करते रहेगी केंद्र सरकार और बीजेपी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर जेएमएम जो है विनोद पांडे साहब, उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र सरकार की हालत उस नालायक बेटे की तरह हो गई है जो कि अपने पुरखों के ऊपर सारा दर्द, जो अपनी गलतियां वो डालता रहता है। तो क्या अब राज सिन्हा की जो प्रतिक्रिया वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राज सिन्हा की प्रतिक्रिया ले, फिर मजदूर नेताओं की प्रतिक्रिया आप कम शब्दों में लें। जी मैं पूछता हूँ। देखिए विनोद जी बता रहे थे जेएमएम नेता कि केंद्र सरकार जो है वो नालायक बेटा की तरह हो गई है, और दूसरा वो ये इस पर वो गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए, ये अब विनोद जी के इन बातों का हम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। केंद्र सरकार नालायक बेटा की तरह हो गई है या उनकी सोच को बताता है या उनके मानसिकता को दर्शाता है, और इसलिए इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन यह सच्चाई है कि आज लगभग 3.25 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक आकलन के अनुसार 33,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट इन कोल ब्लॉक के जो कमर्शियल माइनिंग के लिए जो झारखंड का हक है वो तो दिया नहीं जा रहा। 20,000 करोड़ राज्यों को रेवेन्यू आएगा। जो जीएसटी बकाया वो दे दीजिए, आप वो दे। और अगर इससे इनकार है कि यह नहीं होगा तो अभिषेक उनसे सवाल पूछिए कि रोजगार सृजन के लिए ही 3 लाख लोगों रोजगार सृजन के लिए ही झारखंड तो अपना हक मांग रहा है, वो भी नहीं दे रहे। करोड़ के एक आकलन के अनुसार उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। झारखंड को तो अपना हक मिल ही नहीं रहा। जीएसटी बकाया, जीएसटी तक नहीं मिल रही है। सीएम तो कई बार जाके फरियाद करके आ गए। अभी तो कह रहे हैं कि भाई जीएसटी बकाया है वो तक नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि रोजगार सृजन के लिए सरकार ने कितना मदद किया इस कोविड-19 के संघर्ष में, आप याद कीजिए। वो दिख रहा है संघर्ष। पीएम केयर फंड में 3 रुपए पर हेड देते हैं झारखंड के लोगों को। हाँ, 2 रुपए 48 पैसा प्रति हर आदमी के हिस्से में आता है पीएम केयर। वो संघर्ष दिखता है। चलिए आप मजदूर नेता, ये बातें बना रहे राजबाबू, चलिए मजदूर नेता है आपके पास, उनसे बात कर लीजिए। बिल्कुल इंटेक नेता AK झा जी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मनीष जी, मैं उनसे प्रतिक्रिया पहले लूं। पहले तो सर आपसे सवाल जानना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने रिवर्स गियर लगा दिया है, फिर से हम लोग को वहीं पहुंचा दिया जहां राष्ट्रीयकरण के दौरान थे। जब भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और लाल कृष्ण आडवाणी कोयला मंत्री हुआ करते थे, जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता रहे, तो जो बीजेपी की लाइफ लाइन है,
तो वाजपेयी जी ने वर्ष 2000 में डीनेशनलाइजेशन का एक बिल पार्लियामेंट के पटल पर रखने का काम किया। जब डीनेशनलाइजेशन का बिल पटल पर आया तो हमारे तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने उनको स्ट्राइक नोटिस दे दिया। और वाजपेयी जी इतने संवेदनशील थे और इतने देशभक्त थे और इतने देश के नब्ज को जानते थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के तुरंत सारे ट्रेड यूनियन को बुलाया और उनकी बात को सुना और कहा भैया मैं इसको सदन के पटल पर लंबित रख देता हूं। ये देखिए, और आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानता हूं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जब भारत पर चाइना का युद्ध का बादल मंडरा रहा है, हमारे 20 सैनिक मौत के शिकार हो चुके हैं और पूरा देश गर्म है, 133 करोड़ की आबादी पूरी तरह से चाइना के खिलाफ है और पूरा देश सरकार के साथ है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने अपना समय चंद पूंजीपतियों के लिए निकालकर कोल ब्लॉक में स्वयं बचने का काम। राजेश जी भी उठा रहे हैं। चलिए अगली प्रतिक्रिया लीजिए अभिषेक, अगली प्रतिक्रिया लीजिए क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। ट्रेड यूनियन को नजरअंदाज किया। बात करना इस देश का हमारा धर्म रहा है। लोकतंत्र में अगर बातें नहीं होगी, हम हो सकता है अब हमारी बात मानने के लिए मजबूर नहीं है। हड़ताल असंभावी हो गया। हड़ताल निश्चित होगा और ये 3 दिन का हड़ताल हम देश हित में कम कर रहे हैं जी। ये हड़ताल चलिए अगली प्रतिक्रिया लीजिए अभिषेक, अगली प्रतिक्रिया क्योंकि वक्त बहुत कम है, सभी का इसको मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए मनीष जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मनीष जी, एक बड़ा सवाल है कि सरकार कर रही है कि आयात जो है वो घटेंगे, सरकार को 30,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है फायदा होगा और बहुत सारी बातें, आत्मनिर्भरता की बात खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या इस बात में कुछ दम है? देखिए, इसके ऊपर मेरा यह कहना होगा कि जिस तरह से, जैसा कि आपने मुझे बताया, अभी आप ही के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि सरकार ने कहा कि उन्हें 30,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलेगी, 30,000 करोड़ का फ़ायदा होगा। तो मैं एक बात सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यदि इस कोल ब्लॉक्स को नीलाम करके आपको 30,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो कोल ब्लॉक की नीलामी के बाद जो कंपनीज उन नीलामी को जीतेंगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार तो फिर अपने ही पास से उन लोग कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए दे रही है जी। तो मेरा ये कहना है कि यदि वो 30,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो उससे किसका फायदा होगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? सरकार में अभी आज से कुछ दिन पहले कोयला मंत्री जी ने ट्वीट किया था कि सरकार 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है कोल सेक्टर में। तो मेरा यह मानना है कि कोल सेक्टर में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा यह कम से कम लोगों के बीच में आना चाहिए। सरकार ने तो अपने पैसे, रिजर्व पैसे भी निकाल दिए। सरकार ने कोल इंडिया का जो 64,000 करोड़ रुपए रिजर्व फंड था, मैं आपको बता दूं, वो भी सरकार ने निकाल लिया है। और सरकार मल्टीनेशनल कंपनीज को स्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए खड़ा कर रही है CIL के खिलाफ, जो कि सरकार की ही एक अनुषांगिक इकाई है। तो आप सरकारी कंपनी के खिलाफ मल्टीनेशनल कंपनी को खड़ा कर रहे हैं ताकि वो स्पर्धा करे। चलिए, अगर कोई मल्टीनेशनल, चलिए अभिषेक, बिल्कुल समय कम है हमारे पास। एक बार फाइनल प्रतिक्रिया के लिए हम विनोद जी के पास चलते हैं। एक बार फाइनल प्रतिक्रिया के लिए हम विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, अब क्या उम्मीद करते हैं आप? चूंकि अब तो इतना कुछ हो गया है, तो आपकी उम्मीदें अब क्या बच जाती हैं? फाइनल प्रतिक्रिया कम शब्दों में। नहीं, उम्मीद, देखिए उम्मीद तो हम लोगों का है और राज्य सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया है हम उस फैसले के साथ हैं और इस देश के और इस राज्य के मजदूरों के साथ में हम खड़े हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा जी कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया, इससे स्पष्ट हो गया कि वो अपने व्यापारी मित्रों को इसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है जी। राजेश जी, फाइनल प्रतिक्रिया। आप कहां के लोकल को वोकल बना रहे हैं? आप बाहर से लोगों को भेज करके जो हमारी कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनी है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके एक नई व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। और आप इस तरह की बातें जब नेता करते हो तो बहुत दुख होता है। अगर कोई विधायक, सांसद और इस तरह की बातें करे प्रधानमंत्री कि 36,000 करोड़ रुपया का फायदा हो जाएगा, तो
हम इस राज्य को बेच करके और आप हमको फायदा बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप सारी चीजों को लगातार, जिसको इतने 60 वर्षों 70 वर्षों में हमने बनाने का काम किया, उसको आप बेचते जा रहे हैं और फिर आप ज्ञान बांट रहे हैं कि 36,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। अरे कितना रुपया हमारे जमीनों के अंदर घुसा हुआ है, इसका इन लोगों को अंदाजा। वही राजनीति करते हैं, वहीं के मजदूर से वोट लेते हैं, वहीं को मजदूरों को बेरोजगार करना चाहते हैं। ये ठीक है कि चुनाव जीत करके आ गए हैं, 4 साल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता है, सब जानती है और समय आने पर माकूल जवाब देगी। चले अभिषेक जी, फाइनल प्रतिक्रिया। राज्य के साथ थोड़ी कम बातचीत हुई, बाकी मजदूर नेताओं के साथ भी बातचीत कम हुई, इसके लिए हम माफी भी चाहते हैं उनसे। एक फाइनल प्रतिक्रिया राज्य से भी ले लें कि अब क्या लगता है कि अब झारखंड में इतिहास में जो हुआ झारखंड के साथ, क्या भविष्य में वो नहीं होगा? झारखंड को उसका हक मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या वो डायलॉग स्थापित होगा, नहीं होगा? राज्य से एक फाइनल प्रतिक्रिया ले लें अभिषेक जी। बिल्कुल, कम शब्दों में जी। बिल्कुल राज्य, सीधा सवाल है कि क्या अब भी डायलॉग की कुछ गुंजाइश है और राज्य को अपना हक मिलेगा या नहीं? नहीं, राज्य को तो हक मिलना ही मिलना है। इसमें कहीं से भी कभी भी किसी ने इनकार नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कभी इनकार नहीं किया कि राज्यों को हक नहीं मिलेगा, बल्कि राज्यों को हक दिलाने के लिए ही, राज्यों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो, उन्हें और ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो, उस राज्यों के अंदर चाहे वो लोहा से स्टील उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, ऐसे और भी कई इंडस्ट्री और डेवलप करे। इसीलिए तो सारे कार्य हो रहे हैं और सुचारू रूप से, क्योंकि देखिए आर्थिक चुनौती का समय हमारे समक्ष बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, अभी इकोनॉमिक फ्रंट पे है, और इसलिए उससे हमको चुनौती का सामना करना है, हमको उबर कर सामने आना है। विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार। अगर सब कुछ ठीक रहता तो फिर ट्रेड यूनियन को हड़ताल पे जाने की जरूरत क्या थी? मजदूर तो विरोध कर रहे हैं। देखिए बहुत चाइना से बॉर्डर पर वार कर रहे हैं और यहाँ पर 100% बातों पे खुल के डिसइन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक? मेरा एक ये है, आज देखिए बहुत से सवाल यही है कि एक तरफ हम चाइना से युद्ध की स्थिति आ गई है, बॉर्डर पर तनाव है, और दूसरी ओर अगर चाइना भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो आराम से कर सकती है, क्योंकि बीड के लिए हम लोग सबके लिए दरवाजा खुल रखा है। नहीं, चाइना के लिए तो आप तो देखें जितने भी कार्य हो रहे हैं चाइना के, जिसमें पहले से भाग ले रही थी, उन सारे कार्यों को रोक दिया गया सरकार ने और लागू कर दिया कि चाइना के पटेल साहब की मूर्ति में भी जो कॉपर लगाया है वो भी चाइना का ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का इरादा सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। और ये देखिए, बैंक से भी लोन दिलाएगा, जो मनीष ने कहा, बैंक से भी लोन दिलाएगा, बाद में राइट ऑफ करेगा। अभी आपका नहीं, सरकार पर 1 मिनट और सुन लीजिए। और जैसे अभी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कोयले पर उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा। 10-15 सिंडिकेट बना के पूंजीपति जो है सरकार का अभिषेक नहीं देगा। भरोसा करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। मैं सरकार से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और यदि यह सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, जो कि मैं भी मानता हूं कि यह एक राष्ट्रवादी सरकार है, तो उसे राष्ट्र के हित में फैसला लेना चाहिए। चलिए राष्ट्र हित में। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ जुड़े। थोड़ा समय अभाव है तो माफी चाहूंगा तमाम मेहमानों से कि उनकी पूरी प्रतिक्रिया हम नहीं ले पाए। राजेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े, अपनी प्रतिक्रियाएं आपने हमारे सामने रखी। देखिए, झारखंड का जो हक है वो हक तो उसे मिलना चाहिए, एक झारखंडी होने के नाते, बस इतनी सी बात है। अब वो हक केंद्र सरकार को तय करना है कि वो उसे देती है या नहीं देती है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।